Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम करेंगे DSSB PGT कॉमर्स जो मेल पेपर है जो कंडक्ट हुआ था 2018 उसका थर्ड सेशन। इससे पहले 2 सेशन ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। मीन्स हमने 100 क्वेश्चंस MCQ से प्रैक्टिस कर लिए, सोल्यूशन कर लिया, एनालाइज कर लिया है। लेकिन अब हम करेंगे आगे फर्दर और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रिलेटेड हो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचिंग एग्ज़ाम या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तो बशर्ते रिलेटेड होना चाहिए आपका कॉमर्स से। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो रिलेटेड है कॉमर्स से, TGT या PGT, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। The very first question is front of you, that is 101. As you can see, which of the following is a contract in which a bonding company agrees to reimburse a firm up to a stated amount for financial losses caused exclusively by dishonest acts of manager or other employees? Okay, now यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दो कंपनीज हैं, बॉन्डिंग होती है उनकी, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में। इसमें एक कंपनी क्या करती है, एग्री होती है दूसरी फर्म से, कहती है कि हम आपको जितना भी फाइनेंशियल लॉस होगा किस वजह से, कि हमारे किसी एम्प्लॉय की या फर्म की डिसऑनेस्टी की वजह से, तो हम आपको क्या करेंगे, उस लॉस को बेयर करेंगे। ठीक है, तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जीरो कूपन बॉन्ड, इंडिमिनिटी बॉन्ड, फिडिलिटी बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड? माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है फिडिलिटी बॉन्ड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 102 डैश इज द interest earned on a given deposit or principal that has become a part of principal at the end of a specified period. Okay, now question is, I'm again repeating, एक ऐसा इंटरेस्ट जो अर्न किया जाता है और फिर अगेन वो पार्ट किसका बन जाता है, प्रिंसिपल का। मीन्स हमने कोई अमाउंट मान लीजिए बैंक में डाला, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला और वो मिल भी गया, कई बार हमें रियलाइज भी नहीं होता, रियलाइज होता है तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि उसको निकलवा लेते हैं, तो किसका पार्ट हो जाता है, उसी प्रिंसिपल का पार्ट बना होता है। उसके ऊपर भी फिर अगेन जब इंटरेस्ट लगेगा या इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको, मतलब प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट जुड़ के फिर अगेन उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल, कंपाउंड इंटरेस्ट। काफ़ी लड्डू क्वेश्चन है। जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सभी ने मैथमेटिक्स में किया होगा 10 तक ये, अगर किसी के पास मैथमेटिक्स था तो। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना, चाहे आपने लोन ले रखा है या फिर आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपको लोन भी लेते हो तो उस पर भी बैंक क्या लेता है आपका, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट जुड़ने लग जाता है। ठीक है, तो क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103 विच अमंग द फॉलोइंग एम्स एट प्रमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी? क्वेश्चन इज सेइंग इनमें से वो कौन सी टर्म है जो, जिसका एम होता है क्या प्रमोट करना, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मीन्स एक ऐसा बिजनेस करना, कॉर्पोरेट के अंदर ऐसे रूल रेगुलेशन लेके आना जिसके अंदर वो शो करें, जिससे वो बताएं कि हमारी जो कंपनी है वो काफ़ी फेयर है, कोई भी मतलब छुपा नहीं रही है, और उनकी जवाबदेही भी है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किसके, कौन सी टर्म है ये? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट नेटिंग, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या फिर कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी? माय डियर फ्रेंड्स, जब एक कंपनी को अपना जो ट्रस्ट है, चाहे वो इन्वेस्टर है उनके अंदर या पब्लिक के अंदर, इंक्रीज करना है, ट्रस्ट को बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या बनाए रखते हैं वो अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलिए इसको बार देख लेते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस यूज टू डायरेक्ट एंड मैनेज अ कंपनी। ओके, ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके अंतर्गत एक कॉर्पोरेट काम करता है। ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि पब्लिक है, इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा ले रखा है,
पैसा दे रखा है, अपना इन्वेस्ट कर रखा है, उनके बीच हमारा ट्रस्ट बना रहे। साथ में अगर अगर हमारे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम लोग सही टाइम से पेमेंट कर पाएंगे, तो क्या होगा, हमारी जो क्रेडिटिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। उनको इजीली जो पैसा है लगाने के लिए वो इधर उधर से इजीली मिल जाएगा, राइट। किसी बैंक से अगर आप जाओगे तो आपकी अगर अच्छी क्रेडिटिबिलिटी है तो आपको लोन भी बहुत इजीली मिल जाता है। तो कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टर सिंस इट शोज अकाउंट कंपनीज डायरेक्शन एंड बिजनेस इंटीग्रिटी, क्योंकि ये क्या दिखाता है, बिजनेस की इंटीग्रिटी दिखाती है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प्स कंपनीज बिल्ड ट्रस्ट विद इन्वेस्टर कम्युनिटी, और इससे क्या होता है, एक कंपनी का इंटीग्रिटी अगर इंक्रीज होती है तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है इन्वेस्टर्स के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, राइट। तो ये अगर ये बात करते हैं बैड गवर्नेंस होगा तो इससे क्या होगा, लोग उस पर डाउट करने लग जाएंगे कंपनी पे, है ना, उसकी रिलायबिलिटी पे कि भाई वो पेमेंट कर पाएगा नहीं पाएगा, लोग उस पर पैसा नहीं लगाएंगे, उसकी इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंटी कुछ छुपा रहा है, वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो उस पर डाउट होने लग जाएगा। तो ये क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, दैट इज फर्स्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 104। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हमारा अनक्टाड है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये कहता है किसका प्रिंसिपल ऑर्गन है, किसका पार्ट है ये, यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सोशल काउंसिल, या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। माय डिफरेंस, 1964 में अनक्टाड का फाउंडेशन हुआ था और ये पार्ट है, प्रिंसिपल ऑर्गन किसका है, जनरल असेंबली का, यूएन के जनरल असेंबली का। इसका थोड़ा गो थ्रू बोल लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 एज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉडी है ये अनक्टाड, पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट डीलिंग विद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, जिनेवा में है। इनका जो हेड है वो है मुकीसा कितुई, और इसका फाउंडेशन एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105। द फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपके सामने। इसके बारे में कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कब लगता है ये फॉर्मूला, हम कब यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। फर्स्ट, द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 75। थोड़ा मैं आंसर देखिए, इसको गो थ्रू करा दूंगी कैसे होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन तो देखिए ये है बी, द कंप्लीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 25% बट लेस देन 50%। अच्छा, ये फॉर्मूला कब यूज़ किया जाता है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है कोई बिल्डिंग का, डैम का या फ्लाईओवर का, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, तो उसको पेमेंट किस बेसिस पे मिलता है, भाई उसका सर्टिफाइड वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है ना, कि उसने 25% किया, 25 से ज़्यादा किया है, 50% किया, 50% से ज़्यादा किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। अब एक जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है वो क्या बनाती है, अपना P&L अकाउंट बनाती है, क्योंकि उनको भी तो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देना है। तो उस जो मिला है प्रॉफिट, उसका कितना पार्ट वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, ये उस टाइम पे लगता है। गॉट इट। तो एक कंपनी कब लगाती है कि कितना प्रॉफिट उसको मिलेगा और उस प्रॉफिट का कितना पार्ट उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये फॉर्मूला तब लगता है। तो हम इसको बार देख लेते हैं। इसमें कुछ रूल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट रूल क्या होता है, जब सर्टिफाइड वर्क है वो अभी 1/4 है, मतलब उससे भी कम है, 25% अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो ये फॉर्मूला कब लगता है, इसमें ये रूल क्या कहता है, जब सर्टिफाइड वर्क है वो लेस देन 1/4 है, मीन्स 25% से कम है, ठीक है, 25% से कम है, तो उसमें कोई भी प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है जब 25% से ऊपर आपने कर दिया है और लेकिन लेस देन है हाफ से, मतलब मीन्स 25% से ज़्यादा और लेस देन 50%, तब उसका 1/3 जो उसको पैसा मिला, उसका 1/3 पार्ट P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और रूल और जो फॉर्मूला लगेगा वह प्रॉफिट, ये वाला P&L अकाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे उसका फॉर्मूला ये है, मीन्स 1/3 पार्ट इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थर्ड रूल क्या कहता है, जब सर्टिफाइड जो वर्क है सर्टिफाइड हो जाता है
मोर देन 50%, यहाँ पे तो लेस देन था, यहाँ पे लेस देन था 50% और यहाँ पे मोर देन 50%, ठीक है, और लेस देन 90%, तब फॉर्मूला लगता है कि क्या, कि उसका 2/3 पार्ट P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते जब बिल्कुल नियर टू कंप्लीशन होता है, मीन्स 90% के आसपास होता है, तब इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिफ्थ रूल क्या कहता है, लॉस ऑन अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जिस पे काम हो रहा है, उस पर लॉस हो रहा है, वो भी अनकम्प्लीट है, तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तब भी जो इवेंट होगी, ऐसी इवेंट आई कि आपको लॉस हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अनकम्प्लीट है, दिस शुड बी ट्रांसफर इन फुल टू द P&L अकाउंट। तो इस केस में क्या होगा, पूरा अमाउंट P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला ये वाला होगा, ठीक है, कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है मोर देन हो चुका है 25% और लेस देन एट 50%, तो उसका 1/3 हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106, बोगी स्टैंडर्ड इन कॉस्टिंग अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, कुछ स्टैंडर्ड है बोगी के कॉस्टिंग अकाउंट में यूज किए जाते हैं, उनको क्या माना जाता है, ये बोगी स्टैंडर्ड है, इनको क्या माना जाता है कॉस्टिंग अकाउंट में, बेसिक वेस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड, अटेनेबल स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड या फिर अबनॉर्मल स्टैंडर्ड। बोगी स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107, कंसीडर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, आपके सामने एक जर्नल एंट्री दे रखी है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, फाइंड द करेक्ट सिचुएशन ऑफ द यूजेस ऑफ द अबव एंट्री। ओके, हमें बताना है कि ये कब यूज करेंगे आप। देखिए, जब यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होता है वो क्या होता है, लेसर होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये होता है जो लेसी होता है, वो क्या करता है, इसको लैंडलॉर्ड को अमाउंट पे करता है उसकी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, राइट। और अगर इन केस ऐसा होता है कि वो जो फिक्स अमाउंट है जिसको दे नहीं पाता, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी के ऊपर, मैं इसको थोड़ा गो थ्रू करा देती हूँ, देखो, हाँ, यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ रॉयल्टी कौन कौन सी होती है, कॉपीराइट, माइनिंग रॉयल्टी और पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी लाइक आप किसी की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, किसी ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, अगर आप उसका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो और आपको राइट दे रहा है कि आप मेरा इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, राइट, तो उस केस में क्या निकलता है, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आपको उसका क्या बनता है, पेटेंट राइट बनता है उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, और उसका कुछ अमाउंट आपको उसको देना पड़ता है जिससे वो बिलोंग करता है, उस मालिक से। माइनिंग रॉयल्टी, किसी की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो माइनिंग के लिए आप, तो भी आपको देना पड़ता है। कॉपीराइट, लाइक आप ये बुक पब्लिशर है, ऑथर कोई और है, राइटिंग किसी और ने की है और उसकी बुक को वो सेल कर रहा है प्रिंट कर करके, तो उसको क्या देना पड़ता है, कॉपीराइट देना पड़ता है, किसको, ऑथर को, तो ये बनता है आपका कॉपीराइट में, गॉट इट। अब बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग की, क्योंकि हमने देखा था रॉयल्टी डेबिट एंड शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, है ना, हमने ये वाली देखी थी, इसका देखना है हमें। तो यहाँ पे हमारी मेन जब हमारी शॉर्ट वर्किंग कब आती है, शॉर्ट वर्किंग तब आती है जब एक लैंडलॉर्ड, नहीं सॉरी, एक जो लेसर होता है, एक लेसर को पूरी अमाउंट नहीं मिल पाती है, मतलब एक लेसी है वो नहीं दे पा रहा है, डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में, तब हम ये फॉर्मूला, सॉरी, ये अकाउंटिंग की ये एंट्री करते हैं। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, डिफरेंस ऑफ मिनिमम रेंट एंड एक्चुअल रॉयल्टी इज known as short working, where payment of royalty is payable on the basis of the minimum rent due to shortage in the production of sale। भाई हो सकता है उसकी सेल नहीं हुई है इसलिए उसको वो दे नहीं पा रहा है, ठीक है, तो जो उसको देना था, जो एक्चुअल है, उसको पे करने के लिए उसके पास शॉर्ट पड़ रहा है, तो उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, गॉट इट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, when royalty payable is less than the minimum rent, जब रॉयल्टी है जो पेबल है वो लेस हो रही है, मिनिमम रेंट देना, जो मिनिमम रेंट देना है उससे वो कम दे पा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको क्या, उस टाइम पर हम ये वाली एंट्री करते हैं, ओके, शॉर्ट वर्किंग वाली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 108,
dash is a quality which should not ethically be followed by critical thinker while the process of critical thinking. क्वेश्चन इज सेइंग कि ऐसी क्वालिटी एथिकल की जिसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग लगा रहा है, जो क्रिटिकल थिंकर है वो यूज नहीं करता है. मान लीजिए आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने अराइज हुई और उसके ऊपर आप थिंकिंग कर रहे हो क्रिटिकली, तो एक जो क्रिटिकल थिंकर है वो इनमें से कौन सा स्टेप नहीं लेगा. ठीक है. ओपन माइंडनेस, डेफिनेटली क्रिटिकल थिंकर का ओपन माइंडनेस होना चाहिए. रिजर्वेशन इन अराइविंग एट अ कंक्लूजन, डेफिनेटली वो एक टाइम पे जब क्रिटिकल थिंकिंग लगा रहा है तो एटलीस्ट उस पर कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए. कॉन्टेक्चुअल, वो कॉन्टेक्चुअल भी होना चाहिए, कॉन्टेक्ट के अंदर ही अंदर होना चाहिए. नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड जजमेंटल, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा. क्रिटिकल थिंकिंग में एक्सपेरिमेंटल भी आता है, आप एनालाइज भी करोगे है ना, और सिंथेसाइज भी करोगे. तो जो ये वाला है ये एथिकल नहीं है. तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी. थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं. यहाँ पे देखिए क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? क्रिटिकल बिहेवियर होता है एक एनालाइजर का, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी लगाता है. वो क्रिएटिव थिंकिंग होती है इसकी, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है और उसके लिए क्या चाहिए? ओपन माइंड चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 109. द एन्युटी विद एन indefinite life which makes continuous annual payment is termed as. क्वेश्चन इज सेइंग एक ऐसी एन्युटी जो होती है इंडेफिनाइट लाइफ, मीन्स निरंतर वार्षिक भुगतान करना अनिश्चित जीवन के लिए, तो उस टर्म को क्या कहते हैं? रेगुलर एन्युटी बोलते हैं, परपेचुइटी बोलते हैं, डेप्रिसिएटिंग एन्युटी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस एन्युटी बोलते हैं. जब एक एन्युटी होती है इनडेफिनाइट लाइफ के लिए होती है तो उसको क्या कहा जाता है? परपेचुइटी. की मतलब ये भी क्या होता है? लाइफ टाइम चलेगा, है ना. राइट ऑप्शन क्या होगा? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 110. डैश इज डिफाइंड एज कंसिस्टेंसी और एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स विद कंपनी गोल्स. क्वेश्चन इज सेइंग एक ऐसी, इनमें से कौन डिफाइन कर रहा है कि कंसिस्टेंसी और एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल कंपनी, मतलब एक ऐसी टर्म जो डिफाइन करती है एक कंपनी की गोल्स, मतलब मींस ऑर्गेनाइजेशन के गोल, और इंडिविजुअल गोल जो उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके दोनों को एक जैसे हों. मीन्स जो गोल है, मेरा भी गोल सेम और मेरी कंपनी का भी गोल सेम रहे, तो उसको क्या कहते हैं? गोल फिक्सेशन, गोल कॉन्ग्रुएंस, गोल एम्बिग्यूटी, या फिर गोल रिस्ट्रक्चरिंग. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो गोल कॉन्ग्रुएंस है, जो गोल कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब ही कंसिस्टेंसी होता है. अनुरूपता का मतलब है कि जब आपका गोल और कंपनी का गोल सेम होता है तो आप एक काम को इंटरेस्ट लेके करते हो. भाई मेरा जो सेम गोल है वही कंपनी का गोल है, तो ऑब्वियस सी बात है उस वर्क में मैं क्या करूँगी? इंटरेस्ट लूँगी. तो इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, एक काम में इंटरेस्ट हो तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? गोल कॉन्ग्रुएंस. देख लीजिए यहाँ पे, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल मेंबर शुड बी इन अलाइनमेंट विद द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111. Dash is the concern with the design and delivery of financial products and advice to individuals, business and governments. एक ऐसा, इनमें से एक ऐसी टर्म है वो जो कंसर्न की जाती है कब? जब आप डिज़ाइन कर रहे हो उसको, डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, किसी को फाइनेंशियल प्रोडक्ट देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, किसी इंडिविजुअल को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को. तो क्या बोलते हैं उसको? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंस या फाइनेंस सर्विसेज. जब केवल आप एडवाइस दे रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस क्या होती है? हमारी सर्विस ही होती है डेफिनेटली. तो फाइनेंस जब दे रहे हो और किससे रिलेटेड है? एडवाइस देने के लिए. किस लिए? किसी इंडिविजुअल को, बिजनेस को या गवर्नमेंट को. तो वो क्या किस में आता है? हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज में. राइट. ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112. इन मैनेजमेंट, when manager place their personal goals ahead of corporate goals, such problem is called as.
एक ऐसा मैनेजमेंट जिसके अंदर मैनेजर अपने जो पर्सनल गोल्स हैं उनको ऊपर रखता है कॉर्पोरेट गोल से, तो उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? वो प्रॉब्लम कब अराइज होती है? एजेंसी प्रॉब्लम, मिसिंग प्रॉब्लम, गोल कंग्रुएंस और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस टर्म के लिए स्पेशली क्या बोला जाता है? एजेंसी प्रॉब्लम। ओके, जब मैनेजर अपने पर्सनल गोल्स को कॉर्पोरेट गोल से ऊपर रखता है उसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम, ओके। 113, in which of the following accounting process is deficiency account exclusively opened? कहते इनमें से कब अकाउंटिंग प्रोसेस होता है जिसमें डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन किया जाता है? फर्स्ट है ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज में, रॉयल्टी अकाउंटिंग में। माय डियर फ्रेंड्स, जब एक कोई डेटर होता है जिसको पेमेंट करनी होती है और वो पेमेंट नहीं कर पाता क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है, तो उस केस में उसकी जो एसेट है वो कवर नहीं कर पा रही हैं लायबिलिटीज़ को, उस केस में क्या किया जाता है? डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन किया जाता है। तो ये कब होता है? ये इंसॉल्वेंसी अकाउंट में, जब कोई डेटर है इंसॉल्वेंट हो गया है, उसकी एसेट कम है और लायबिलिटीज ज़्यादा है, उस केस में डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज कनेक्टेड विद। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की वर्किंग कैपिटल कब डिक्रीज होती है, कब माने हम कि डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है? नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस की वजह से, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, या ट्रेडिंग इनकम। तो देखो, जब इनकम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वर्किंग कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है, लेकिन जब हम हमारे जो पैसा है उसको हम यूज़ कर लेते हैं कहीं पे किसी एसेट में, तो उसको क्या बोलते हैं? मीन्स उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं, एप्लीकेशन में यूज़ करना, तो उस केस में क्या होता है? हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, एप्लीकेशन ऑफ फंड। 115, the process of determining the present value of a future amount is typically called in financial language। कहता है ऐसा प्रोसेस जिसमें डिटरमाइन करते हैं हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू की, आज की वैल्यू को किसके साथ? फ्यूचर की वैल्यू के साथ डिटरमाइन करते हैं, उसको फाइनेंस लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? आई थिंक दिस इज द रॉन्ग वन, मे बी देयर इज समथिंग एल्स। वैल्यूएशन, डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आज किसी भी जो हमें फ्यूचर में अमाउंट मिलना है और उसकी हम आज वैल्यू प्रेजेंट में वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या निकालते हैं? डिस्काउंटिंग मेथड यूज़ करते हैं, राइट। हमने कैपिटल बजटिंग में देखा था, कैपिटल बजटिंग के कुछ टेक्निक्स थे जिसके अंदर एक था नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स और एक था डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कब यूज़ करते थे? जब हमें फ्यूचर की अमाउंट जो हमें मिलने वाली है उसकी वैल्यू को आज प्रेजेंट में अगर हम उस वैल्यू को निकालें तो कितनी होगी, तो उसके लिए हम कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करते थे? जैसे नेट प्रेजेंटिंग वैल्यू मेथड यूज करते थे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यूज करते थे और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यूज करते थे, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116, dash is an approach to ethics that focuses on rightness or wrongness of actions themselves as opposed to rightness or wrongness of a consequences of those actions। okay, again I'm repeating, इसमें कह रहा है वो कौन सी टर्म है जिसके अंदर वो एक ऐसी अप्रोच है एथिक्स की एक ऐसी अप्रोच, ठीक है, जिसके अंदर फोकस किस पे किया जाता है? राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एक्शंस। हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि भाई आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो आज प्रेजेंट में अभी मेरे सामने सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं कौन सा एक्शन लूँ, रेदर देन मैं इस पे फोकस ना करूँ कि आने वाले टाइम में उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो इस एथिक को क्या बोलते हैं? इस एथिक की अप्रोच को क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक एथिक, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म एथिक, डियोंटोलॉजिकल एथिक या फिर वर्च्यू एथिक्स। माय डिफरेंस वो होती है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, जब हम जो एक्शन अपनी अभी ले रहे हैं ये बिना देखे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे फ्यूचर में, तो उसको कहते हैं डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। क्वेश्चन
117, while treating funds dash recognizes revenue at the point of sale and expenses when they are incurred। ये बेसिक क्वेश्चन अकाउंटिंग का कहता है इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट है जिसमें हम मानते हैं, वो कौन सा मेथड है जिसमें मानते हैं कि हमने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू तभी जब रियलाइज हो तभी उनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। रियलाइजेशन मेथड, रेवेन्यू जनरेशन मेथड, एक्रूअल मेथड या फिर रिकॉग्निशन मेथड। काफ़ी लड्डू क्वेश्चन है। तो ये होता हमारा एक्रूअल मेथड। ठीक है, हम रेवेन्यू जब जिस पॉइंट पे हमें रियलाइज होती है उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। ऐसे एक्सपेंसेस जिस टाइम पे वो रियलाइज हो तब जो इनकर्ड हो तभी हमें उनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो दैट इज एक्रूअल मेथड। 118 डैश इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ फर्म लेस हम एक अच्छा द कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज्ड टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। कहता इनमें से वो कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ फंड। मीन्स आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ फंड, उसके लिए कौन सी किसकी वैल्यू निकलेगी? ये फिक्स्ड कॉस्ट की, ग्रोस कॉस्ट की, मार्जिन कॉस्ट की या फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की? माय डिफरेंस राइट ऑप्शन होगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एज यू कैन सी इसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस कर देते हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाती है? इकोनॉमिक वैल्यू का फॉर्मूला है ये हमारे सामने। तो राइट ऑप्शन होगा डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 190 द मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर और हाउ एन एक्टिविटी इज कंडक्टेड बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म। मोरल प्रिंसिपल की बात कर रहा है यहाँ पे। एक ऐसा मोरल प्रिंसिपल जो गवर्न करता है पर्सन के बिहेवियर को, उसको क्या कहते हैं? कॉमर्स बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। काफी लड्डू क्वेश्चन था कि पर्सनल बिहेवियर को डेफिनेटली कॉमर्स, ट्रेड या बिजनेस तो बोलेंगे नहीं। वो क्या होता है हमारा मोरल प्रिंसिपल किस में आते हैं? एथिक्स में आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये। आप इसमें एनालाइज कर पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन डीएसएस में पूछे गए थे, और ये आपके जितने अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो पीजीटी आपका यूपी पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, या फिर डीएसएसबी का जो आने वाला है मे बी 2021 में आ जाएगा, कभी भी कंडक्ट हो सकता है एग्ज़ाम। और इसके अलावा जो एचटेट की भी एग्ज़ाम होंगे कंडक्ट, इसमें पीजीटी कॉमर्स जो लेवल 3 होता है उसका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको ईजिली देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है और आपको आंसर करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, जहाँ हम देख सकते हो तो काफ़ी बार पूछा जाता है ये और मोस्टली रिपीटेड है। आप देख सकते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। आ रुपी अर्न टुडे, एक ऐसा रुपी जो हमने आज अर्न किया है, मोर वैल्यूबल देन अर्न द सेम रुपी टुमारो। ये कौन सी स्टेटमेंट है, कब यूज़ किया जाता है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन द थ्योरी। तो माय डिफरेंस, जब हमें पता है कि आज जो हम पैसा है हमारे पास जो हमने अर्न किया उसकी वैल्यू आज ज़्यादा है रेदर देन फ्यूचर। टाइम वैल्यू मनी, वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट या फिर कंपाउंडिंग ऑफ मनी। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट फ्यूचर की और किसकी? मनी की। तो टाइम वैल्यू की बात कर रहे हैं कि जो वैल्यूएबल की बात कर रहे हैं कि जो आज हमें पैसा मिल रहा है उसकी वैल्यू मोर देन है फ्यूचर से, जो कल हमें मिलेगा। 1 रुपये की वैल्यू आज जो है वो ज़्यादा है रेदर देन हमें फ्यूचर में मिलेगा उससे। तो ये किस में आता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।